नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार के ऊपर नजर डालें तो अभी फिलहाल निफ्टी डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी मोमेंटम आज के सत्र में भी दिखाई दे रही है। 188 अंक की बढ़ोतरी और 50,346 के लेवल पर फिलहाल कामकाज करता हुआ। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो थोड़ी रियल्टी, एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। बाकी इंडेक्स अभी फिलहाल हरे निशान पर ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए डिटेल में इंडेक्स पे और चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी 23,750 के करीब फ्लैट। बैंक निफ्टी में हल्की तेजी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 1% से ज्यादा का उछाल। सरकारी कंपनियों और मेटल शेयरों में आज खरीदारी का जोश। दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा की तेजी। सरकारी कंपनियों में बीपीसीएल 3% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं एफएमसीजी शेयरों में आज मुनाफा वसूली 4% गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना एशियन पेंट्स। प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 18% से ज्यादा उछला एमटीएनएल। साथ ही यूनियन बैंक में भी रौनक। एमटीएनएल और बीएसएनएल की 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने का रास्ता साफ। अलग अलग चार्जेस और फीस माफ करने की मिली मंजूरी। अनुमान से कमजोर नतीजों से टाइटन में दबाव। शेयर 3% से ज्यादा फिसला। वहीं अच्छे नतीजों के बाद 3% से ज्यादा उछला टोरेंट पार, टाटा पार और मेट्रोपोलिस में भी रौनक। बजट के बाद अब आरबीआई पर नजर। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक। शुक्रवार को आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की बाजार को है उम्मीद। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। करीब 1.5 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान। 8 फरवरी को आएंगे चुनाव नतीजे। आज प्रयागराज महाकुंभ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। तो पीएम मोदी आज संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। शुरुआत अच्छी है और देखिए बाजार में आज तीसरे दिन खरीदारी का मूड माहौल तो देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी। मानस जी, कैसे ट्रैक कर रहे हैं आज मार्केट को? जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, क्या अप्रोच रहेगी आज? गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो काफी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि काफी समय के बाद निफ्टी ने अपने 200 मूविंग एवरेज को कल रिगेन कर लिया। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का जो पैटर्न है वो चार्ट से बहुत क्लियर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि कम से कम 23,900 जहां पर 100 मूविंग एवरेज या निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरा समझना है कि कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे, और स्पेशली जब तक 23,550 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ये ट्रेंड जो बना हुआ है ये पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है फिलहाल, तो अभी यही रणनीति आप अपना कर चलें इंडेक्स के ऊपर। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए मोहित कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं नोएडा से। मोहित जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी सर, आपका सवाल। मेरा सवाल है कि मैंने ना शेयर लिए हुए हैं, 415 रुपए की बाइंग है टाटा पावर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं? मैम कम से कम 18 महीने। ठीक है, टाटा पार 18 महीने होल्ड करना चाह रहे हैं। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आए और आज देखिए तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% से ज्यादा उछल कर कारोबार कर रहा 370 के लेवल पर। हालांकि थोड़े तो लॉस में हैं, ये 44 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं टाटा पार में। मानस जी, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं क्या? 18 महीने के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या रणनीति होल्ड रहेगा? तो देखिए फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जो करेक्शन था वो करीब 490 से शुरू हुआ था, 340 के आसपास बॉटम बना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 340 के नीचे स्टॉक फिसला नहीं है, तो वो इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 385 का लेवल 385 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब तो आप ये मान के चलिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनेगा और उसके बाद आपको 435 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं।
तो आई थिंक यहाँ पर फिलहाल के लिए बने रही है 340 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 340 का स्टॉप लॉस टाटा पार में लगाकर फिलहाल बने रहने की सलाह है। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र जी बोरीवली से जुड़ रहे हैं, मुंबई से। रविंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, सवाल आपका। मेरा सवाल यही है कि माझगांव डॉक में जो 999 पे मैंने जो खरीदी हुई है तकरीबन 2266 पे, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो कभी अप कभी डाउन। सो व्हाई देयर सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, नंबर 1। एंड नंबर 2, टाटा मोटर्स मेरा 7। पहला ये एक सवाल पूरा कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। टाटा मोटर्स पे भी आपकी राय अब मानस जी से राय लेंगे। मज़गांव डॉक पे लेते हैं शिप बिल्डर्स। वोलेटिलिटी देखिए तो बाजार में भी हमें देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, हालांकि अब देखिए जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सस्टेन करेगा कि नहीं। फिलहाल तो पॉजिटिव ही है सारे एक्सपर्ट्स। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स पर क्या रणनीति मानस जी? आज 1.5% की तेज़ी इनफैक्ट इसमें देखने को मिल रही है। इनकी जो खरीद है वो 2266 की खरीद है। 2222 के लेवल पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। थोड़े तो प्रॉफिट में है ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन सर करना क्या चाहिए? भी होल्ड रहेगा? तो बिल्कुल होल्ड रहेगा श्रेया जी, क्योंकि अगर आप देखें तो 2022 में ये रैली शुरू हुई थी और 2024 जुलाई के आसपास 2800 रुपए के हाईज बने। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर हम बड़े चार्ट्स पे देखें तो ये कंसोलिडेशन रेंज बहुत छोटी सी लगती है, क्योंकि 2800 और 2100 की रेंज में ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अंडरटोन लॉन्ग टर्म चार्ट से बुलिश बना हुआ है, इसलिए बने रहिए। आपको स्टॉप लॉस 1900 का ही लगा के चलना है। 1900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बने रहिए। ये भी ध्यान रखिए कि जब 2800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 3600 से लेकर 4000 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड है। एक और सवाल इनका टाटा मोटर्स के ऊपर है। 876 की खरीद है, लॉस में है और 719 के लेवल पर कारोबार कर रहा हुआ टाटा मोटर्स। रिजल्ट खराब और जेएलआर की कंडीशन चाइना और यूरोप में देखने को वहाँ पे भी कमी मिल रही है, लेकिन चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या वो स्ट्रेंथ वापस नजर आ रही है? 1200 का लेवल का तो पता नहीं सर, लेकिन इनका भाव क्या वापस आएगा? क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, डेफिनेटली स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है पिछले 6 महीने में। 1150 के आसपास के हाईज थे, उसके बाद लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं। अब स्टॉक कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी कहीं पर वीकली या मंथली चार्ट पे कहीं पर भी कोई बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे जरूर एक बाउंस बैक की उम्मीद लगती है। आई थिंक अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं, करीब 1 साल का समय दे सकते हैं, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको डीप लगाना है। 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो 640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए और उम्मीद करिए कि एक बार ये स्टॉक 780 790 की रेंज को ब्रेक कर ले, क्योंकि अगर वो रेंज ब्रेक होगी तो कम से कम 925 से लेकर 950 तक का प्राइस आप स्टॉक में देख सकते हैं। तो 640 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल 6 महीने के लिहाज से पूछा था आपने, लेकिन 1 साल के लिहाज से आंसर है 640 का स्टॉप लॉस लगाकर आप टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिमरन जी से बात करते हैं। ये भी नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिमरन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग जी सर। ये पावर ग्रिड है 500 357 का, ठीक है क्या कितने? और एक TTML भी है, TTML भी है 500 102 का है, 102 का। जी ठीक है, पावर ग्रिड से आपके सवाल की शुरुआत करती हूँ। 357 पे आपने खरीदा है, 289 पे ये भी फिलहाल कारोबार कर रहा है। लॉस में चल रहे हैं आप 67 रुपीज़ पर शेयर के लॉस में। और पावर ग्रिड सर, ये स्टॉक एनर्जी बास्केट, हालांकि बजट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी इनफैक्ट एनर्जी बास्केट को, पूरे PSU बास्केट को निराशा हाथ लगी है, लेकिन चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है या फिर लॉस बुक कर रही हैं? देखिए, 357 पे लिया था तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क 357 से लेकर 280 रुपए तक आपने देखा। लेकिन अब क्योंकि इतना आपने वेट कर लिया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि RSI पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहे हैं और अभी जो कल का लो बना है वो 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बना है, तो कल के लो के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 269 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए, इस उम्मीद में कि 295 के लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो कम से कम 315 से 325 तक की रेंज एटलीस्ट स्टॉक दिखा सकता है। एकदम हायर साइड पे उन्होंने खरीद रखी थी। 52 वीक हाई देखिए 366 का था। मानस जी, ये ट्रेडर्स हॉटलाइन आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं वीक में एक दिन, और जब मैं लगातार ये शो करते रहती हूँ तो स्टॉप लॉस की दिक्कत तो रहती है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। कितना ज़रूरी है स्टॉप लॉस लगाना, एक बार उस पर आपकी राय?
स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि जब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको कम से कम एक बार फिर से मार्केट में इंटर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपकी पोजीशन वो बनी रहेगी, तो आपको कभी भी लोअर लेवल पे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरा समझना है कि अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी जो पोजीशन है उसमें 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क ना स्टॉप लॉस ना लगाएं। और अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं, अगर आप 2 से 3 मंथ पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो 7 से 8% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए पोजीशन में। तो ये सलाह फिलहाल देखिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप ट्रेड लगते हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलें फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुमार ललित जी हमारे साथ बने हुए हैं राजस्थान से। कुमार जी सुप्रभात, आपका सवाल। मैम नमस्ते। मेरा सवाल है, अडानी ग्रीन एनर्जी के मेरे पास 44 शेयर हैं, 1210 की बाइंग है, और JSW एनर्जी के 50 शेयर्स हैं, 590 की बाइंग है। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए, इसमें होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक कर लें? ठीक है, लॉन्ग टर्म। अच्छा मानस जी, आपने एक चीज़ नोटिस की, सारी एनर्जी बास्केट के क्वेश्चन, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, पावर ग्रिड, JSW एनर्जी, देखिए आज एकदम ग्रीन ग्रीन हो सवाल आ रहे हैं और मार्केट भी ग्रीन ग्रीन है। हालांकि अडानी ग्रीन पर इनका सवाल है, 1001 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और इनकी खरीद जो है वो 1210 की लॉस में चल रहे हैं और 208 रुपये प्रति शेयर के लॉस में चल रहे हैं। छोटा मोटा लॉस नहीं है सर, क्या करना चाहिए अडानी ग्रीन में, लॉस बुक करें? देखिए, नवंबर मंथ में जब पैनिक देखने को मिला था स्टॉक में, तो स्टॉक ने एक लो बनाया था, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 850 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। इंपॉर्टेंट ये है कि नवंबर से लेकर अभी तक 850 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ, उसके नीचे स्टॉक नहीं गया, तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइन है। लेकिन फिर भी एग्रेसिव होके लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए या तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए कम से कम 1140 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी होगा अडानी ग्रीन के लिए। अगर 1140 के ऊपर निकलेगा तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1500 से लेकर 1550 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। तो अब इतना पेशेंस दिखाया है तो आप थोड़ा सा और पेशेंस दिखा लीजिए, 850 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। और JSW एनर्जी में क्या राय रहेगी सर? तो देखिए, JSW एनर्जी में व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आया है। डेली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेगा। ज्यादा कॉन्फिडेंस आने के लिए 525 का आंकड़ा ब्रेक करना जरूरी है। अगर एक बार 525 के ऊपर निकला तो शायद आपको उसके ऊपर 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर भी चांस ले सकते हैं। 430 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, 430 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर JSW एनर्जी में फिलहाल बने रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं LIC हाउसिंग के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय करीब 5% घटी है, लेकिन प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ देखने को मिली और तिमाही आधार पर देखें तो मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO त्रिभुवन अधिकारी जी। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर सर। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजल्ट पोस्ट के। लेकिन सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर के लिए कैसा रहा और आपको क्या इसमें आने वाले समय में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? इस क्वार्टर में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.70 है और अगर फ्लैटिश पिछले क्वार्टर में 2.71 था, 1 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, तो फ्लैटिश है। और गाइडेंस भी हमारा 2.7 और 2.9 के बीच था साल की शुरुआत में। तो हमें लगता है आने वाले इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा, 4-5 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट की तो कम से कम हम उम्मीद कर ही रहे हैं। तो प्रॉब्ली साल को जो हम एंड करेंगे, हम एट अराउंड 2.75 नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे हम एंड करेंगे, जो कि गाइडेंस के अंदर होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर, एसेट क्वालिटी पे आपका आउटलुक जानना चाहूँगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। साथ ही क्या आपको आउटलुक नजर आ रहा है आने वाले क्वार्टर में एसेट क्वालिटी को लेकर? एसेट क्वालिटी हमारी क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव करती जा रही है। देख रहे होंगे इस बार हमारा ECL प्रोविजन नेगेटिव में है। खास एक बहुत बड़ा अकाउंट जो कि नॉन परफॉर्मिंग था, जो बहुत समय से हम लोग पीछा कर रहे थे, वो सेटल हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बहुत कुछ गिरी है। आने वाले क्वार्टर में हम एसेट क्वालिटी को और इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त हमारा जो GNPA रेशियो है 2.74% के आसपास है। उम्मीद करते हैं 10 से 15 बेसिस पॉइंट से और गिरेगा ये।
और प्रोबेबली जब हम मार्च को क्लोज करेंगे हम क्लोजर टू 2.65 के आसपास GNPA पे एंड करेंगे। एसेट क्वालिटी में आप इम्प्रूवमेंट तो देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन सर डेवलपर लोन बुक पर तस्वीर कैसी नज़र आ रही है आपको? क्या हाई डिमांड आपको दिख रहे हैं आने वाले समय में? कैसे केटर करेंगे इसे? डेवलपर लोन बुक में तो इस साल तो ग्रोथ हमारा काफी ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ है। हाँ, हालांकि डेवलपर लोन बुक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास का डेवलपर लोन बुक है हमारा। और डिमांड है, ये नहीं कहूंगा कि डिमांड नहीं है, डिमांड है। पर क्योंकि गत वर्षों में कुछ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा डेवलपर लोन बुक को लेकर के, खासतौर पे एनपी के परिप्रेक्ष्य से, हम कॉशियस हैं और सोच समझ करके टॉप रेटेड डेवलपर्स या क्वालिटी डेवलपर जो हैं उन्हीं को हम लोन्स देना पसंद कर रहे हैं। Q3 में हमारा लगभग 1000 करोड़ का डिसबर्समेंट हमारा डेवलपर लोन बुक में हुआ है। तो आशावादी है इस डेवलपर लोन बुक को हम ग्रो करेंगे आगे आने वाले क्वार्टर में भी और आने वाले वर्षों में भी। पर जो कहते हैं ना कि कंप्लीट यूफोरिक राइज नहीं होगा, सोच समझ करके और अपने अच्छे डेवलपर्स को पिक करके इस बुक को हम ग्रो कराएंगे। जी सर, बिल्कुल। सर, आरबीआई पॉलिसी है दिस फ्राइडे ओनली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पता नहीं इस वक्त तो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट है और हालांकि आरबीआई कोशिश कर रही है अपने इंटरवेंशन की कि लिक्विडिटी क्राइसिस को वो सॉल्व कर सके। दूसरा, इन्फ्लेशन जो आरबीआई का जो टारगेटेड या बेंचमार्क है उसके ऊपर ही है। तो अब प्लस नए गवर्नर आए हैं, नई एमपीसी बनी है, नए मेंबर्स आए हैं एमपीसी में, तो इंतजार करना पड़ेगा कि फरवरी के कॉल में क्या होंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर रेट कट होगा भी तो 25 पैसे का रेट कट शायद हो, और उसके लिए तैयार है हम लोग। रेट कट आता है तो नेचुरली लेंडिंग रेट्स गिरेंगे, हमें भी लेंडिंग ग्राहकों को इस गिरे हुए या कम रेपो रेट का बेनिफिट हम लोगों को ग्राहकों को देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए। रविकांत जी इंतजार कर रहे हैं दिल्ली से। रविकांत जी सुप्रभात। सर आपका सवाल। हाँ जी, मेरे पास टाटा स्टील का 100 शेयर है 157 से, तो इसमें क्या होल्ड करना है या अभी निकलूं या क्या करूं टाटा स्टील में? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? 1 साल विद इन 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल के लिहाज से और टाटा स्टील। मेरे पास और भी, मेरे पास इन्फोसिस और टीसीएस भी है, तो मैं इस पे भी जानना चाह रहा हूँ कि उसमें मुझे क्या करना है। ठीक है, इन्फोसिस और टीसीएस पे भी जिक्र करेंगे, लेकिन टाटा स्टील पहले हम एड्रेस कर लेते हैं। 134 पर ये कारोबार कर रहा है और आपकी 159 की खरीद है। लॉस में चल रहे हैं, 24 रुपए के लॉस पर शेयर पे। टाटा स्टील पर क्या रणनीति मानस जी ये अपनाएंगे? आज तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम 5 दिन की भी बात करें तो ठीक ही ठाक रहा है। क्या लग रहा है टाटा स्टील में अभी वो स्ट्रेंथ दिख रहा है? देखिए 4 हफ्ते से जो गिरावट है वो तो थमी है। स्टॉक करेक्ट हुआ है 180 रुपए से 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने 4 हफ्ते पहले सपोर्ट लिया, वहां से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 122 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के रखें। सबसे पहले आपको 140 145 की रेंज को देखना पड़ेगा। अगर उस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो 145 के ऊपर निकल जाता है, तब तो आपको वापस 170 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो अभी के लिए तो टाटा स्टील में बने रहिए, 122 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 122 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। 145 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सर इन्फोसिस और टीसीएस पे भी सवाल है इनका। इन्फोसिस कैसा लग रहा है स्टॉक? जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकते हैं अभी फिलहाल? होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने देखिए तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है वीकली चार्ट पे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उससे पहले हमने रैली देखी थी, तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और स्टॉक जब 1980 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो शायद आपको 2250 तक के भाव इन्फी दिखा देगा। टीसीएस की जहां तक बात है, चार्ट्स तो यहाँ पर भी अच्छे हैं अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो, क्योंकि जब तक 3900 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म चार्ट में बनी रहेगी।
तो 3900 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को बना के रखिए। उम्मीद करिए कि जल्द ये स्टॉक 4300 के ऊपर निकलेगा और उसके ऊपर निकला तो शायद आपको नेक्स्ट टारगेट 5000 के आसपास के सेट करने होंगे टीसीएस पर। तो मोदी जी संगम में स्नान के लिए निकल पड़े हैं। विजुअल्स अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फिलहाल। और देखिए महाकुंभ चल रहा है। पीएम मोदी अभी आपके स्क्रीन पर। ऑडियो लेना है। TV1पर पीएम मोदी फिलहाल अभी तस्वीरें देख रहे हैं आप, और स्नान करने के लिए पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पर फिलहाल देखने को मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी संगम में और डुबकी लगाएंगे। देखिए आस्था की ये प्रतीक, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी 11 बजे संगम में पवित्र स्नान करेंगे, बहुत कुछ ये दर्शाता है। आस्था का प्रतीक महाकुंभ घाट पर पीएम मोदी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात ग्रो और सीएनबीसी आवाज के एक खास पहल की। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रोथ कोड में, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। चाहे आप ट्रेडिंग में नए हो या एक अनुभवी, हमारा लक्ष्य क्या है? आपको मार्केट की बारीकियों के बारे में बताना और सही ट्रेडिंग रणनीतियां प्रदान करना, बताना आपको। इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल जी। चलिए आज एक सवाल लेते हैं। अनिरुद्ध ने, कोलकाता से अनिरुद्ध ने सवाल पूछा है, और अनिरुद्ध का सवाल है कि कुछ टाइम से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं वो, और क्विक मार्केट मूव्स पर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें रिस्क के बारे में सोचकर थोड़ा डर लगने लगा है। उनकी पोजीशन साइजिंग और कैपिटल एलोकेशन के बारे में वो पढ़ रहे हैं फिलहाल, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई कैसे करें, ये इनका क्वेश्चन है। ये समझ उनको नहीं आ रहा है। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट की गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, ये बताने के लिए मानस जी हमारे साथ बने हुए। मानस जी बताइए। देखिए मेरा समझना ये है कि सबसे पहली चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या तो 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी शेयर जी ये बात मेंशन की थी कि हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1 से 2% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात ये है कि आपको स्पेकुलेटिव ट्रेड में कितना इन्वेस्ट करना है और सेफर ट्रेड में कितना ट्रेड करना है। तो आई थिंक स्पेकुलेटिव ट्रेड जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, तो आपके जो टोटल कैपिटल है उसका केवल 10 से 20% कैपिटल ही आपको स्पेकुलेटिव ट्रेड में लगाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। रूल ऊपर वाले ध्यान रखिएगा कि उस ट्रेड में भी आपको 1 to 2% का ही रिस्क लेना, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जो सेफर ट्रेड होते हैं वहां पर थोड़े सेफ रहते हैं वो ट्रेड, तो बेहतर रहता है कि आप 60-70% कैपिटल वहां पर एलोकेट कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जो फर्स्ट रूल है वो फिर ध्यान रखिएगा कि 1 to 2% का कैपिटल रिस्क ही लेना है इन ट्रेड्स में भी। तो अगर इस तरह चलेंगे तो शायद आई थिंक बेहतर रहेगा। और 10-20% कैश में बने रहिए, जिससे आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से दिखे तो आप वहां पर ट्रेड कर पाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 का ही होना चाहिए हर ट्रेड में, चाहे वो स्पेकुलेटिव ट्रेड हो या सेफर ट्रेड हो। 1:2 का कम से कम रिस्क रिवॉर्ड पे ही ट्रेड करें। ₹1 का अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ₹2 के रिवॉर्ड तक के लिए आप रुक सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कि जो हाई रिस्क हाई कॉन्फिडेंस, जहां पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है वहां पर आप ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं। इससे बचने के लिए जो ऊपर के रूल्स हैं जो आपने खुद बनाए हुए हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उनका ध्यान रख के ही जब भी जितना भी कॉन्फिडेंस हो तो एक बार अपनी जो रूल बुक है रिस्क मैनेजमेंट की वो जरूर पढ़ लें।
रूल बुक रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूर पढ़ें। तो फिलहाल ये सलाह मानस जी की तरफ से आते हुए अनिरुद्ध को, और जो भी इस ट्रेड्स में फंसे और ऐसा सवाल जिनके पास भी था, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए। शुक्रिया मानस जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। दर्शकों का भी आभार अपने सवाल भेजने के लिए, और ऐसे ही सवाल भेजते रहिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन को इतना ही प्यार देते रहिए। फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी थोड़ी देर में खिलाड़ी नंबर 1 में।